रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीख लिया है। किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उनका रेशो चेंज होगा और न्यू रेशो कैसे निकाला जाएगा उसके मेथड हमने सीखे थे। उसके बाद दूसरी बात, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट होने से जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो कुछ ना कुछ शेयर गेन करेंगे जाने वाले पार्टनर का। तो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा बचे हुए पार्टनर ने किस रेशो में लिया है वो हमने कैलकुलेट करना सीखा, जिसको गेनिंग रेशो हम कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद तीसरी बात हमने डिस्कस की कि कोई भी पार्टनर जाएगा, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, तो उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जिस दिन उसकी रिटायरमेंट या डेथ होगी उस दिन बिजनेस की गुडविल हमें चाहिए होगी, या तो क्वेश्चन में गिवन हो सकती है या आप इसे कैलकुलेट करा सकता है। ठीक है, उस गुडविल में उसका जितना भी शेयर बनेगा वो अमाउंट गेनिंग पार्टनर उसको पे करेंगे। उसकी एंट्री हमने सीखी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे? प्रॉफिट। किसका? अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है या किसी की डेथ होती है तो उनकी बुक्स में पहले से कोई प्रॉफिट का अमाउंट है। हो सकता है पिछले सालों में किसी ईयर का प्रॉफिट उन्होंने बांटा ना हो, वो आज तक एज इट इज हो उनके पास, या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटने से रख लिया हो, भाई इसको बाद में देखेंगे। इस तरह का कोई किसका अमाउंट हो सकता है? प्रॉफिट का। और वो आपको किसके नाम लिखा मिलेगा? पीएनएल अकाउंट के नाम। और प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर छोटा क्वेश्चन है तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस जो बताएगा उसके साथ क्रेडिट बैलेंस लिख सकता है, या फिर बड़ा क्वेश्चन है उसमें पीएनएल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिखा मिलेगा। किस साइड में? और ये चीज तो आप अच्छे से याद रखनी है कि लायबिलिटी साइड के जो भी आइटम होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट साइड में जो होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मिल सकता है या उसको लिख सकता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना या जोड़ना। तो प्रॉफिट को दो नामों से वो दे सकता है क्वेश्चन में, पीएनएल अकाउंट के नाम से या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से। उसके बाद सेकंड आइटम हो सकता है रिजर्व। क्या हो सकता है? उन्होंने पहले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखा हो एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको हम रिजर्व कहते हैं। तो रिजर्व का कोई अमाउंट हो, और रिजर्व अलग अलग नामों से हो सकते हैं। एक तो खाली जर्नल रिजर्व के नाम से हो सकता है, रिजर्व फंड के नाम से हो सकता है ये अमाउंट, कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से हो सकता है। ये कुछ ऐसे आइटम है जो रिजर्व से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? और ये हम एडमिशन में भी पढ़ के आए हैं, यही बातें, वही बात रिपीट हो रही है। तो या तो प्रॉफिट का अमाउंट हो या किसका अमाउंट हो? रिजर्व का अमाउंट हो। इनमें से कोई आइटम क्वेश्चन में हो सकता है, और बैलेंस शीट होगी तो ये लायबिलिटी साइड में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड, लॉस का अमाउंट हो सकता है। किसका अमाउंट हो सकता है? लॉस का कैसे हो सकता है? पिछले किसी साल में उनको लॉस हुआ हो और वो लॉस उन्होंने बांटा नहीं हो, वो अमाउंट एज इट इज छोड़ रखा हो, भाई आगे देखेंगे इसको, अभी रहने दो। तो लॉस का अमाउंट हो सकता है। किस नाम से लिखा मिलेगा? पीएनएल के नाम से। छोटा क्वेश्चन है तो डेबिट बैलेंस करके बताएगा उसका, बड़ा क्वेश्चन है तो एसेट साइड में लिखा मिलेगा। किस साइड में लिखा मिलेगा? एसेट साइड में। या फिर एक लॉस और होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से पिछले सालों में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे अगर
बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उन्होंने कर दिया है, जिसका बेनिफिट उनको आगे मिलना था, लेकिन अब उनकी पार्टनरशिप चेंज हो गई है, तो ये जो खर्चा उन्होंने एडवांस में किया था, एक्स्ट्रा किया था, एक्सेस किया था, अब उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, लेकिन आगे तो पार्टनरशिप ही खत्म हो गई है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट अब क्या बन जाएगा उनके लिए, लॉस बन जाएगा। तो भाई ये 3 आइटम है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो पीएनएल या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से लिखा होगा, रिजर्व जिसके 4-5 नाम इस्तेमाल होते हैं, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर लॉस। अगर इनमें से कोई आइटम उनकी बैलेंस शीट में यानी कि पुरानी बुक्स में है, ये अमाउंट पहले से उनके पास है, तो हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। क्यों करना होगा? हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो उसका पहला इफेक्ट क्या होगा, उनका आपस का रिलेशन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? रिलेशन, जिसको रेशो बदलना भी हम कहते हैं, और रिलेशन को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। उनका आपस का रिलेशन है, वही तो पार्टनरशिप होती है। तो जब रिलेशन बदलेगा तो इसका मतलब पार्टनरशिप भी बदलेगी, तो पुरानी पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आइटम है ये पुरानी पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे, इसलिए इनका हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इनकी एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं 2 ही चीजें आ रही है इसमें, प्रॉफिट या लॉस ही आ रहा है, क्योंकि रिजर्व भी कहां से बनता है, प्रॉफिट में से। तो ये आइटम प्रॉफिट और लॉस के ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एंट्री कैसे करेंगे? कॉमन सी बात हम पीछे पढ़ते आए हैं 11th से कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा और लॉस क्या होगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऐसा पढ़ा है हमने। तो वही बेसिक रूल काम करेगा। प्रॉफिट या रिजर्व हो, क्योंकि रिजर्व भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट का ही अमाउंट होता है, तो प्रॉफिट या रिजर्व हो तो उसको हमें क्रेडिट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में बांट के, क्योंकि प्रॉफिट तो बट ही सकता है और क्या हो सकता है, क्या करना है, क्रेडिट। और अगर लॉस हो तो लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है, ये एक बेसिक सी बात आप याद रखिए। अब इसकी हम एंट्री बनाना सीख लेते हैं। प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो एंट्री कैसे बनेगी, लॉस होगा तो एंट्री कैसे बनेगी। देखिए भाई, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री ये बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ऑल पार्टनर लिखा है ना यहाँ पे, तो जितने भी पार्टनर होंगे, ए बी सी है तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ठीक है, और किस रेशो में बटके होगा ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये अमाउंट ओल्ड पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो ओल्ड रेशो में ही बटेगा। ठीक है, रिजर्व हो तो रिजर्व की भी एज इट इज एंट्री बनेगी। किसी भी तरह का रिजर्व हो तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो हमने डिस्कस किया, जर्नल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। और ये रिजर्व हम पिछले 3 चैप्टरों से पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो वही एंट्री है। देखें तो हम टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, तो प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, दोनों आइटम है या एक आइटम है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉस की। अगर लॉस गिवन हो तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, और लॉस भी बटने वाला ही आइटम है, तो उसको भी बांट देना है, उनके अकाउंट में वो पैसा डेबिट कर देना है। एंट्री क्या बनेगी, लॉस हो तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में। तो लॉस हो तो उनके अकाउंट में डेबिट कर दो बांट के। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। और अगर दूसरा लॉस हो, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस हो तो उसकी भी एंट्री इसी तरह से करोगे,
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओल्ड रेशियो। तो भाई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है प्रॉफिट का, रिजर्व का और लॉस का, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन हो, तो अगर उनकी बुक्स में पिछला कोई प्रॉफिट का अमाउंट हो, रिजर्व का अमाउंट हो, उनको तो क्रेडिट कर देना है। सभी पार्टनर में बांट दो, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट होता है, उनके अकाउंट में बांट के क्या कर दो, डेबिट, ठीक है। तो भाई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस का। आई बात समझ में? इसके क्वेश्चंस हम लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो हो गया ये। अब एक टॉपिक और ले लेते हैं, छोटा ही टॉपिक था ये। उसके बाद आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा आता है? जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू दोबारा से करना। मेरे पास ये मार्कर है, जिस भी वैल्यू पे मैंने इसको लिया था वो तो वैल्यू अलग थी ही थी। आज मैंने इसको कुछ यूज कर लिया या ये मेरे पास कुछ टाइम से है, आज इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या वही वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे हमने लिया था? इसको बदली है, ठीक है। और यहां पे तो सीधी सी बात है, आप देख रहे हो इसकी शाही कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी कम हो रही है। क्या कम हो रही है? यूटिलिटी। तो जैसे ही किसी भी चीज की यूटिलिटी कम होती चली जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसकी भी वैल्यू कम हो गई है अब, जितने पे लिया था उससे आज। तो ये नहीं कि इसकी वैल्यू आज हम निकालें तो कुछ ना कुछ उससे कम ही निकल के आएगी। तो वो काम हो गया क्या करना? रीवैल्यूएशन। क्या हो गया? अब बिजनेस में हम किसका रीवैल्यूएशन करेंगे? बिजनेस में हमारे पास होता क्या है? आइटम की हम बात करें तो एसेट्स होती है। क्या होती है? बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ठीक है। तो उन्हीं का हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन। रीअसेसमेंट का मतलब पुनः निर्धारण करना। जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपने कोई भी माल उधार ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है, वो आने वाले टाइम में पे करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। या कोई और एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने अपनी बुक्स में जो वैल्यू उसकी दिखा रखी है, आज उसका दोबारा से हम असेसमेंट करेंगे। भाई क्रेडिटर्स का पैसा उधार है तो क्रेडिटर से दोबारा बात करेंगे, भाई आप कितने में अपना हिसाब करोगे। हो सकता है उन्होंने इंटरेस्ट लगा लिया हो, वो अमाउंट बढ़ा दिया हो सकता है वो हमें डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो, पैसा कम हो गया हो आज, ठीक है। तो लाइबिलिटीज का क्या होता है? रीअसेसमेंट होता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट हम करते हैं जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा, ठीक है। अब कोई पूछ ले क्यों करेंगे भाई, तो बात वही आ रही है पिछले 2-3 टॉपिक से। जब भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उनका रेशो और रिलेशन बदल जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। और ये जो आइटम होंगे ये ओल्ड पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे। जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई है और नई पार्टनरशिप शुरू हुई है, तो भी सारी चीज हम बदल रहे हैं ना, सबकी वैल्यू नई ले रहे हैं, तो इनकी वैल्यू भी हमें नई लेनी चाहिए। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं कि सारी एसेट्स बेच के हम नई ले आए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इनकी नई वैल्यू कैसे की जाएगी? इनकी आज की वैल्यू निकाली जाएगी, और उस काम को हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करोगे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा या तो आपके बिजनेस को उससे प्रॉफिट हो सकता है या क्या हो सकता है? लॉस। क्योंकि रीवैल्यूएशन में तो यही रिजल्ट आएगा ना, किसी आइटम की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, किसी की कम मिलेगी। जो आपने अपनी वैल्यू दिखा रखी थी बुक्स में, जरूरी थोड़ी ना आज उसकी वैल्यू उतनी हो।
आपने तो वैल्यू पुराने टाइम से लेके चल रहे हो, आपने मशीन 10 ईयर बिफोर परचेज की थी, 10 साल पहले, आप तो उसी वैल्यू पे दिखाते आ रहे हो। अब आज जो आपकी बुक बता रही है, बैलेंस शीट बता रही है, वो वैल्यू जरूरी थोड़ी ना मार्केट में भी उतनी हो उसकी। तो जब आप रिवैल्यूएशन करोगे, आज की वैल्यू उसकी लेकर चलोगे, तो उसकी वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा आपको, इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज होने से आपको बेनिफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन से और रीअसेसमेंट से प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करने से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जो एडमिशन वाले चैप्टर में भी हमने सीखा था, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको भी यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी तो हम जिक्र कर रहे थे रिवैल्यूएशन करेंगे क्यों एसेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है। फिर बात आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाएगा। तो रिवैल्यूएशन प्रोसेस से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें बात हो रही है प्रॉफिट या लॉस की, किसकी हो रही है? अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसके कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जहां प्रॉफिट या लॉस की बात आती है वो अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। किस नेचर का? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा है +1 में भी, जिसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कोई आपसे पूछे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और आपको उसी रूल को फॉलो करना है जो नॉमिनल का रूल होता है। तो देखिए समझ लेते हैं। फॉर्मेट सिंपली जैसे हम बाकी अकाउंट्स का बनाते आए हैं, 2 साइड होगी। डेबिट साइड, इसमें फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड, जिसमें कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का और ये अमाउंट। ऊपर अकाउंट का नाम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई ये इसका फॉर्मेट है। करना क्या है? क्वेश्चन आपके सामने होगा, उनके पास जो जो एसेट्स या लायबिलिटीज है उनके बारे में बताएगा, और एसेट्स और लायबिलिटीज कहां से पता चलती है, जो हमारी बैलेंस शीट है वो बताती है उनके बारे में। तो एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब उनका रिवैल्यूएशन किया होगा उन्होंने। रिवैल्यूएशन करने से जो न्यू वैल्यू है या उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन की, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। कोई एसेट्स बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू आज कितनी हो गई वो बताएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बात होगी एसेट्स की। किसकी होगी? एसेट्स। एसेट्स की जब हम बात करेंगे, आपके सामने एसेट्स के बारे में, हर एसेट्स के बारे में 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो किसी भी एसेट्स की ओल्ड वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू? जो पुरानी बैलेंस शीट आपके सामने रखेगा उसमें उनकी पुरानी वैल्यू होगी, ठीक है। और एक उस एसेट्स के बारे में न्यू वैल्यू या न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें जो चेंज हुआ या चेंज करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। एसेट्स को बढ़ाना है या कम करना है, या एसेट्स की वैल्यू आज इतनी बढ़ गई है, इतनी कम हो गई है। तो इस तरह के से किसी भी एसेट्स के बारे में 2 तरह की जानकारियां क्वेश्चन में होंगी। उससे आप पढ़ के उसका इंक्रीज और डिक्रीज पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? और पढ़ने से पता चल जाएगा भाई वो एसेट्स बढ़ी है या घटी है। तो एसेट्स या तो इंक्रीज होगी या क्या होगी? डिक्रीज। जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, नई वाली इंफॉर्मेशन ना हो, समझो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस एसेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हो, उसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। कहाँ लिखना है? इसमें खाली उनका चेंज हमें दिखाना है। चेंज इंक्रीज में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? डिक्रीज में भी। तो अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो हमें बेनिफिट होता है। क्या होता है? और रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंक्रीज हो तो इधर दिखाना है। मैं एक ही वर्ड में लिख रहा हूँ सेंटेंस में, इंक्रीज इन एसेट्स। जो भी एसेट्स इंक्रीज हो इधर दिखाना है, अलग अलग नाम से। बाय मशीन, बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर,
ठीक है, इस तरह से। और जितनी वैल्यू इंक्रीज हो वही वैल्यू दिखानी है, ना कि टोटल दिखानी है, ठीक है। किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो डेबिट में दिखाना है, डिक्रीज इन एसेट्स। जितनी कमी आए, एसेट्स में कमी होने से हमें लॉस होता है और लॉस डेबिट होगा। टू स्टॉक, स्टॉक कम हुआ तो, टू मशीन, मशीन कम हुई तो, टू फर्नीचर, फर्नीचर में कमी आई तो, जितनी कमी आएगी वो वैल्यू लिखनी, नाम से लिखना है और जितना उसमें चेंज हुआ है वो वैल्यू लिखनी है। तो एसेट्स बढ़े तो क्रेडिट में, घटे तो डेबिट। अब लाइबिलिटीज पे बात करते हैं। लाइबिलिटीज को हम देखेंगे तो लाइबिलिटीज के बारे में भी वही दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लाइबिलिटीज की ओल्ड वैल्यू मिलेगी और कौन सी, न्यू वैल्यू या न्यू इंफॉर्मेशन होगी। उससे हम जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो उसका इंक्रीज डिक्रीज हमें पता चल जाएगा, कौन सी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज। तो उसको हम दिखाएंगे। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती हो तो हमें एक तरह का लॉस है, उसको डेबिट में दिखाना है। कोई भी लाइबिलिटी बढ़े डेबिट में दिखाओ। टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, या कोई एक्सपेंस बढ़े, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। जितना इंक्रीज हो वो वैल्यू लिख देनी। अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमें बेनिफिट है, उसको क्रेडिट में दिखाना है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये तो खाली हम उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं रिवैल्यूएशन का। आपको हर आइटम का जो एंट्री करनी है वो नाम से करनी है, ठीक है। तो दोनों के बारे में इंक्रीज डिक्रीज आया समझ में। एक छोटी सी बात और आती है इसमें, अनरिकॉर्डेड आइटम हो सकता है कोई भी। क्या हो सकता है? अनरिकॉर्डेड का मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुई, लिखी नहीं गई। एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिकॉर्डिंग होता है बैलेंस शीट में। किसमें होता है? अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लिखने से रह गई, छूट गई, और अब जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं चीज़ों का, अब वो हमारे सामने आती है, तो उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। क्या कहते हैं? जो रिकॉर्ड में नहीं थी अब हमारे सामने आई है। तो अनरिकॉर्डेड अगर एसेट्स मिल जाए तो इसका मतलब वो एसेट्स तो पहले बैलेंस शीट के हिसाब से तो जीरो थी, बैलेंस शीट में तो थी नहीं, अब हमारे सामने आई है तो उसकी वैल्यू बढ़ी है। क्या हुई है? तो लाइबिलिटी एसेट्स बढ़े तो इधर दिखाना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और उसका नाम हो तो नाम लिख देना है। उसने टाइपराइटर का जिक्र कर दिया जो पहले रिकॉर्ड में नहीं था, अब सामने आया है, तो बाय टाइपराइटर। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिले उसको क्रेडिट में दिखाना है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड का मतलब वो एसेट्स बढ़ी है एक हमारे लिए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो बैलेंस शीट में नहीं थी, अब हमें पता चला भाई ये पेमेंट भी हमें करनी है, ये भी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए लॉस है, उसको इधर दिखाना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। उसका नाम दे रखा हो ना तो नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपका रीवैल्यूएशन बनाने का तरीका है। ये आइटम लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करोगे तो दोनों साइड का जो डिफरेंस बैलेंस है या टोटल है वो इक्वल नहीं आएगा। मोस्टली क्वेश्चंस में बराबर आए तो छोड़ दो, बात खत्म हुई। लेकिन बराबर ना आए, मान लो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो इधर बैलेंस निकल के आएगा। उस बैलेंस को हम प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा वो यहाँ निकल के आएगा, क्योंकि किसी भी अकाउंट की दोनों साइड का टोटल हमें इक्वल लेना होता है। तो इस साइड का टोटल कम आ रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा इधर। उल्टा हो जाए, ये साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा हो, तो इधर डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। तो ये अकाउंट रीवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगा। या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा? लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आए उसको बांट देना है ऑल पार्टनर्स में, सभी में, और ऑल रेशियो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाके एडजस्ट होता है पार्टनरशिप में, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है।
किस रेशो में बांट के? ऑल रेशो। लॉस आए तो लॉस को भी ऐसे ही करना, एक चीज आएगी बस, लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल रेशो। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो दो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस। 3 आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि एंट्री हमने सीखी, और रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या सीखा हमने? ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले पीरियड में यानी कि अगले वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है।